नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको आज हमें समझना है। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है, उस एग्जाम में वर्णमाला से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी वर्णमाला को आसान समझकर इसको छोड़ देते हैं और हिंदी वर्णमाला अपने आप में एक कठिन टॉपिक है जिसकी बारीकियों को समझना जरूरी होता है। यदि आपने हिंदी वर्णमाला की बारीकियों को समझ लिया तो आगामी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यह टॉपिक हमारा 3 चरणों में पूरा होगा क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा लंबा है। सारी चीज़ों को समझेंगे और यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला का परिचय। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे मैंने बोला, आपने खाना खाया तो आपने जवाब दिया हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये हमारा एक अक्षर के माध्यम से भी हमारा जवाब हो गया। तो एक अक्षर के द्वारा भी हम भाषा को बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं उपवाक्य। और वाक्य बोलने के लिए कम से कम 2 शब्दों की जरूरत होती है। जैसे आपने खाना खाया, हाँ, यहाँ 3 शब्द मैंने बोले हैं, लेकिन 2 शब्दों के द्वारा भी हम वाक्य को बोल सकते हैं। तो जवाब हमने एक अक्षर से दिया तो वाक्य बोलने के लिए 2 शब्द और उपवाक्य बोलने के लिए 1 वर्ण या 1 अक्षर की जरूरत होती है, या इनके माध्यम से भी हम उपवाक्य को बोल सकते हैं। माला या श्रृंखला यदि हम लिखें कै, खे और गे, तो साथियों ये होती है माला, जिसे बोलेंगे वर्णमाला। और यदि इसको हम लिखते हैं गे, खे, के या च, तो ये केवल हो गए हमारे वर्ण। इनको बोलेंगे केवल वर्ण। तो वर्णमाला क्या है और वर्ण क्या है, ये भी हमने समझ लिया। आगे चलते हैं। स्वर और व्यंजन। वर्णमाला 2 तरह की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 13 और व्यंजनों की संख्या होती है 39। दोनों को जोड़ दें तो ये होते हैं हमारे 52। अब यहां भी एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन करता है। यहां पूछता है एग्जामिनर, मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं हमारे 10। कुल स्वर कितने होते हैं? तो कुल स्वर होते हैं हमारे 13। इसी प्रकार कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो कुल व्यंजन होते हैं हमारे 39। और मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो मूल व्यंजन होते हैं हमारे 33। ऊष्म व्यंजन को जोड़कर कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन और मूल व्यंजन दोनों को जोड़कर होते हैं 37। आगे चल के सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर। स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है। हिंदी में कुल स्वर 13 स्वर माने जाते हैं। जो 13 स्वर हमारे ये सामने हैं, इनको देखते हैं। देखिए, ये हमारे 13 स्वर हैं। 13 स्वर में ऋषि को छोड़कर, अंग और अह को छोड़कर 10 स्वर हमारे मूल स्वर बचते हैं, जो हमारे सर्किल से अलग हैं। ये हमारे मूल स्वर होते हैं। किसी भी
व्यंजन को बोलने पर इन स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने बोला को, तो को में ओ की जरूरत पड़ी, कै के साथ ओ की, तो इसी प्रकार सभी की जरूरत पड़ती है। जो हमारे ये अन्य स्वर है ऋषि, अंग और अह, इनको किसी न किसी शब्द के साथ जोड़कर बोला जाता है, इसलिए ये मूल स्वर में नहीं आते हैं। जैसे ये है हमारा, इसको बोला ऋषि, तो ऋषि में हमारा जो है, ऋषि के अंदर ये ऋषि के साथ ही बोला जाएगा, या हमने लिखा कृषि तो ये कृषि के साथ ही लिखा जाएगा। इसी के साथ जैसे अंग, तो ये अंग इस तरह से होगा, और जैसे ये अह है तो ये होगा हमारा इस तरह से प्राप्त है। समझ गए होंगे आप ये मूल स्वर क्यों नहीं कहलाते, इसीलिए ये मूल स्वर नहीं कहलाते। आगे चलते हैं। अब स्वर भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर, है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगता है, इसको हम HDFC करके लिख लेते हैं। HDFC बैंक का नाम है, हमें याद रहेगा। ये होगा हमारा ह्रस्व, ये होगा हमारा दीर्घ, और ये होगा हमारा प्लूत। इसको छोड़ देते हैं खाली। तो ह्रस्व जिनको बोलने पर एक मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व, जिनको बोलने पर दो मात्रा का समय लगे वो दीर्घ, और जिनको बोलने पर दो से अधिक मात्रा का समय लगे वो होते हैं हमारे प्लूत। तो यहाँ जो ह्रस्व स्वर है, ए है, ई है, ऊ है, यह है हमारे ह्रस्व स्वर, और एक है हमारा ये रै ऋषि। ये हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और इनसे अलग जितने भी स्वर बचते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, आई, ऊ, और आपका ए, आए, ओ और आओ, ये हमारे सारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने पर दो मात्रा का समय लगता है। तो इस तरह से स्वरों का वर्गीकरण है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। UPSI में एक बार पूछा गया था कि स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर किया जाता है। मात्रा मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। आगे चलते हैं। अनुनासिक ह्रस्व और विसर्ग, ये आपने समझ लिया अनुनासिक ह्रस्व क्या होता है। आगे चलते हैं। स्वरों से संबंधित 11 मात्राएं, ये 11 मात्राएं होती हैं जिनका प्रयोग मूल रूप से ज्यादातर होता है। व्यंजन का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से ही हो सकता है। हिंदी में कुल 33 मुख्य व्यंजन माने जाते हैं। 33 व्यंजन कैसे होते हैं ये अभी बात करते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्लस 4 अतिरिक्त व्यंजनों में बांटा गया है। कै वर्ग के, देखिए कै वर्ग के हमारे ये वाले व्यंजन होते हैं, ये पांचों। इसमें सबसे ध्यान रखने की बात यह होती है कि ये जो हमारा अण है, ये पहले वाले वर्ग में आएगा कै वर्ग के सामने, और ये हमारा अण ये वाला, ये हमारा दूसरे वर्ग के सामने आता है चै वर्ग के आगे, और ये वाला जो हमारा अण होता है ये तीसरे वाले वर्ग के आगे आता है टै वर्ग के आगे।
तो यहाँ हमें ये जो तीनों हमारे अणे हैं, पहले नंबर का ये और दूसरे का ये और तीसरे का ये, एग्जाम में एग्जामिनर केवल इनका सीक्वेंस ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता, और सीक्वेंस हमारा गलत हो जाता है जिससे हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होता है। तो इनको भी हम आसानी से सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये वाला आने तीसरे नंबर पे आना और पहले वाले को पकड़ लो, पहले पे जो डे की तरह आने बना हुआ है ये पहले नंबर पे आना है। तीनों हमारे सही हो जाएंगे। स्वर ए आ ई ये ज़्यादा नहीं है, ये केवल 13 आपके सीक्वेंस को याद रखना है। और व्यंजनों को मैं आपको सिखाता हूँ, व्यंजनों को कैसे हम याद रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कै, च, टे, ते और पै। तो कै के आगे आपको पता ही है कै, ख और गे और घे, और उसके बाद फिर आ जाता है ये वाला अणे हमारा च, छ, जय और झ, और फिर हमारा आ जाता है ये वाला अणे। इसके बीच में डंडा ये होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, केवल त्रय लिख के इसको पूरा करता है और बहुविकल्पी प्रश्नों में हमारा आंसर गलत हो जाता है जल्दबाजी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आता है टे, ठ, डे और ढे और ये वाला अण। इसके बाद तै, थे, दे और धे, और इसके बाद न, इसके साथ पै, फै, बै, भै और इसके साथ आता है मैं। तो इस प्रकार 25 व्यंजन हमने सीख लिए। बस इनको कै, च, टे, तै, पै इसको याद कर लो, बस इससे हमारे ये तैयार हो जाते हैं। इसके साथ आता है ये र, ल और व। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आता है ये वाला से, फिर ये वाला से, इसके बाद ये वाला से, और उसके बाद आता है। तो इस प्रकार फिर हमारे बचते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन के लिए हम करते हैं, जैसे सबसे पहले संयुक्त व्यंजन में आएगा हमारा छ क्षत्रिय, इसके बाद तै त्रिशूल, इसके बाद गे ज्ञानी, और इसके बाद आएगा सै श्रोता। तो इस प्रकार ये हमारे 37 व्यंजन आपके सामने हैं, आप इसको गिन सकते हैं। इसके बाद जो 2 व्यंजन बनते हैं वो बचते हैं हमारे 2 गुण व्यंजन। अब ये 2 गुण व्यंजन कैसे हैं, देखिए इसको मैं आपको बताता हूं आसान तरीके से। जब हम ये वाला डे लिखते हैं, तो जैसे हमने शब्द लिखा डमरू, तो यहां डे के नीचे बिंदी नहीं लगती है। अब यदि हम इसको लिखते हैं सड़क, तो यहां डे के नीचे बिंदी लगती है। तो वर्तनी दोष के अनुसार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही जैसे ढे, मैंने एक शब्द लिखा ढाल, ढह के नीचे बिंदी नहीं लगेगी यदि किसी शब्द के शुरू में ढह आ गया है। और यदि मैंने लिखा चढ़ाई, तो यहां ढह के नीचे बिंदी लगती है। ये एकदम शुद्ध और सही है, इसलिए इनको 2 गुण व्यंजन कहा जाता है। और यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब 37 व्यंजन जो आपने पहले पढ़े और 2 ये मिला के हो गए 39 और 13 स्वर मिला के हो गए 52 वर्ण।
कुल मिलाकर। आगे चलते हैं। अब इनके बोलने के आधार पर हम समझते हैं, बोलने के आधार पर किस व्यंजन को, किस स्वर को किसके माध्यम से बोला जाएगा। आगे चलते हैं। कै वर्ग के सभी व्यंजन, कै वर्ग के सभी व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। कंठ मतलब हमारे गले में जो पीछे की तरफ वो घंटी सी दिखाई देती है, वो हमारा कंठ होता है। तो इसको हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, के ए कर देंगे। तालव्य के ए टी, ये हमारे मूर्धन्य एम ए, और इसके बाद डी और ओ को जोड़ देंगे तो एक तरह से ये बन गया काठमांडू। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो इससे हमारे के से कंठ, टी से तालु, मैं से मूर्धा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में आगे चलते हैं। डी से दंत और ओ से ओष्ठ, इसको आप नोट कर लें। इस तरह से आप समझेंगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है साथियों तालु और ओष्ठ। ये तालु हमारा तय वर्ग का है, जैसे तय वर्ग में है हमारा, ये दंत से बोला जाता है। ये मैंने आपको बताया, ये दंत डी, और ये हमारा जो है घ वाला ये। आगे चलते हैं हम पै वर्ग की तरफ। अब इसके जो बोले जाने वाले वर्ण हैं ये हमारे सामने तय, थ, द, ध और न। आगे चलते हैं पै वर्ग, पै वर्ग की तरफ। पै वर्ग के व्यंजन हमारे सामने हैं, ये हमारे सामने हैं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये हमारे पै वर्ग के हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और न व्यंजन। न तो ये स्वर होते हैं, न ये व्यंजन होते हैं। इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, और ये बोले जाते हैं हमारे टी, डी, ओ और डी। इसको याद करने का ये तरीका है। टी से तालु, डी से दंत, ओ से ओष्ठ और डी से दंत। ये बोले जाते हैं हमारे टी, एम, डी के तालु, मूर्धा, दंत और कंठ। तो इस तरह से बोलने के आधार पर जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो आपने समझ लिए होंगे। आगे चलते हैं। इस प्रकार कुल व्यंजन बराबर 33 + 4 संयुक्त व्यंजन व 2 गुण व्यंजन बराबर, ये हमारे हो गए 37, और हमारे 33, 4, 37, हाँ, और ये 2 गुण 37, और हमारे ये 2 39 हमारे हो गए। आगे चलते हैं। अयोज्य वर्ण या संयुक्त अक्षर। कुल वर्ण स्वतंत्र ध्वनि नहीं पाते कुछ वर्ण, बल्कि व्यंजन या स्वर के साथ मिलकर उच्चारित होते हैं। देखो ये जो हमारे हैं ये वाले पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते। देखियो जैसे ये हम बोलते हैं 6, तो ये होता है कै प्लस से। अब साथियों इनका तो हमें पता लग गया कि ये किस किस के मेल से बन रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, हलंत कई बार यहाँ लगा देते हैं और कई बार हलंत यहाँ लगा देते हैं। हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें हलंत कहाँ लगाना है। हलंत तो अवश्य आएगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। देखिए हलंत का क्या होता है, जब हम लिखा हमने कै, तो कै के साथ लिखा हमने से। अब बाद वाला वर्ण बोलने पर
स्वर की आवाज आती है तो ये हो जाएगा इस तरह से, कै प्लस से और प्लस ए, तो ये बन जाएगा हमारा ये वाला 6। हलंत हमें यहां लगाना है। अगर पूरी तरह से इसका विच्छेद करके देखोगे तो ये इस तरह से आता है। बाद वाले वर्ण के अंत में स्वर की आवाज आती है और किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। व्यंजन को हम लिख तो सकते हैं बिना स्वर की सहायता के, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। अब आते हैं आगे। ये तय और रे की सहायता से बोला जाता है। इसी तरह से अगर यहां भी हलंत आ जाए तो ए की आवाज हम पीछे दिखा सकते हैं। स्वर के नीचे हलंत नहीं लगता है, केवल शुद्ध व्यंजन करने के लिए हलंत लगाया जाता है। इसके साथ आते हैं हम ज्ञानी की तरफ। ये होता हमारा जय और ये वाला अणय इसमें आता है और इसके नीचे हलंत आता है। इसी तरह से जो ये हमारा श है, ये हमारा ये श और प्लस रे इस तरह से आता है। तो आप समझ गए होंगे स्वर की आवाज कहाँ आ रही है तो हलंत कहाँ लगाना है। बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला का पूरा क्रम, अब इसका पूरा क्रम आपके सामने है। इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, य वर्ग और श और आपका संयुक्त व्यंजन का हमारा ये वाला वर्ग आपके सामने है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसका सीखना बहुत जरूरी है। यदि आपसे यह नहीं आते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सही नहीं होगा। आगे चलते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण साथियों, इसके साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। स्वरों का वर्गीकरण, ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण कम समय में होता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। मैंने आपको बताया ही था कि HDFC के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर ये एक मात्रा का समय हमारा लगेगा इनको बोलने पर। ये ह्रस्व स्वर हैं। इनसे अलग जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं। यहाँ 2 मात्रा का समय लगेगा। और ये जो हमारे हैं F से प्लूत, यहाँ हमारा 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ओम बोलने में हमारा 3 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है। ये हमारा साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर आप अब लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ ये वाला ए बी है और यहाँ बड़ा वाला ए बी होता है। ये वाले हमारे छूट गए, ए और औ हमारे यहाँ पर छूट गए। तो ये भी आप नोट कर लेना। प्लूत स्वर जिनका उच्चारण अत्यधिक लंबाई 3 मात्रा तक किया जाए वह सामान्य बोलचाल में संस्कृत प्रयोग। देखिए ये हम जिनका उच्चारण अत्यधिक 3 मात्रा तक किया जाता है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। जब हम किसी का नाम पुकारते हैं तो नाम पुकारते समय नाम का अंतिम वर्ण भी लंबा खिंचता है जब किसी को आवाज लगाते हैं, या रागनी का अंतिम वर्ण भी लंबा खिंचता है जब कहीं रागनी गाई जाती है। मुख्य स्थान पर स्थानिक वर्गीकरण, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। इसके बाद हमारा जो व्यंजनों से अगला टॉपिक होगा उसके बारे में देखेंगे। तीनों टॉपिक में यह वीडियो हमारी कवर होगी। साथियों, यदि आपको यह टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।